नोमैडिक ट्राइब से बच्चा था, जन्म से ये बहरा था। उसकी 13 या 14 साल उम्र थी। हमारे ईएनटी सर्जन ने उस पेशेंट को लेके आए, उसको कॉक्लियर इम्प्लांट किया जो गांधीनगर हॉस्पिटल में। उसको अब एक कान से सुनाई देता। जिंदगी में पहली बार उसने किसी की आवाज सुनी थी। 3D ह्यूमन ऑर्गन प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन जो हम करते हैं वो काफी शॉर्ट पड़ रहे हैं, 7% डिमांड है, नहीं हो पा रही है। लेकिन पिछले साल कोरिया में एक ऑपरेशन हुआ, एक औरत का विंड पाइप खराब हो गई थी एक्सीडेंट में, उसकी 3D प्रिंटिंग से विंड पाइप तैयार की गई और वो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। 99 के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर रजौरी भेज दिया गया जब पीक कोविड था। पहली वैक्सीन थी, लोगों में बड़ा डर था, पता नहीं ये वैक्सीन रिएक्शन करेगी, ये नहीं करेगी। तो जब मुझे लगा कि यहाँ पर ये वैक्सीनेशन कामयाब नहीं होगी, 3 दिन पहले पूरे रजौरी टाउन में वहाँ पर अनाउंसमेंट की कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हूँ, सबसे पहले इंजेक्शन मैं लगाऊंगा। मेरे इंजेक्शन लगाने के बाद हम जो प्रिंसिपल GMC है उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया ये। उसके बाद रजौरी में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर परवीन योगराज जी, जो कि एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल गांधीनगर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद ऋत्विक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो कि आपका डेजिग्नेशन था कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही थी और कैसी रही आपकी जर्नी एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के? मैं कोई मोर देन 1 ईयर मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल रहा हूँ। तो आते ही कुछ चैलेंजेस थे काफ़ी। सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था, मैं चाहता था गांधीनगर हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड मिले। कायाकल्प अवार्ड क्या होता है? हर साल 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर, 10 जम्मू के 10 कश्मीर के, उनमें कंपटीशन होता है कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल है सफाई में, स्वच्छता में और सर्विस डिलीवरी में। और आते ही हमने 2023 में कायाकल्प अवार्ड जीता और मुझे ये अवार्ड लेने के लिए श्रीनगर में जाना पड़ा। हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी ने मुझे अवार्ड दिया। और जब मैं रिटायर हुआ उस वक्त भी 2024 के लिए इसकी इंस्पेक्शन होने जा रही थी। और आपको बताता चलूँ कि इस साल 2024 में लगातार दूसरी बार गांधीनगर हॉस्पिटल में कायाकल्प अवार्ड जीता है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे अपने टेन्योर में कितना मौका मिला होगा अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो गांधीनगर हॉस्पिटल का सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर हम लोगों ने नई चीज़ें स्टार्ट की, जैसे कि अपर GI एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। ये सुविधा सिर्फ GMC में उपलब्ध थी, तो गांधीनगर में ये शुरुआत हुई। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जो नहीं थी वो शुरुआत हुई। इसके अलावा हमने ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन वहाँ स्टार्ट की। जो बच्चा पैदा होता था उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती थी और वहीं पे उसका बर्थ के साथ ही उसका आधार कार्ड बन जाता था। ये नई सुविधा वहाँ उपलब्ध थी। इसके अलावा हमने DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को काफ़ी मजबूत किया। और सबसे बड़ा काम जो गांधीनगर में हुआ, और अभी एक नोटेड हॉस्पिटल है पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यहाँ आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुआ था, डिजिटल रजिस्ट्रेशन OPD में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने किए इस गांधीनगर हॉस्पिटल में। और हमने गांधीनगर हॉस्पिटल को क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में NQAS सर्टिफिकेशन के लिए भी पूरी तरह तैयार किया। तो ये मेरी कुछ उपलब्धियां थी गांधीनगर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, 1 साल के टेन्योर में आपने जैसे कि 10 साल का काम कर दिया, और वाकई में इस चीज़ के लिए सलाम है डॉक्टर साहब आपके जज्बे को। डॉक्टर साहब, 40 साल की मैं आपके बायो में देख रहा था, 40 साल का आपने जो टाइम दिया है मेडिकल करियर को, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैसे आपने लैंडस्केप को बदलते हुए देखा, क्या फैसिलिटीज़ को आते हुए देखा, कैसे हेल्थ केयर सिस्टम बदला इन 40 सालों में? देखो, मैं आपको बताऊँ, मैं 40 साल पहले 1982 यानी 42 ईयर्स बैक मैंने MBBS ज्वाइन की थी। और मेरी जो जॉब लगी थी उसकी जर्नी 36 ईयर्स पुरानी है। तो 36 ईयर्स पहले मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, JNK हेल्थ डिपार्टमेंट में एज मेडिकल ऑफिसर बिलावर में नियुक्त हुआ था। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई चक्रोई में, RSपुरा में। उसके बाद मैं MD करने PGI चंडीगढ़ चला गया। PGI जब चंडीगढ़ चला गया तो हमारा जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो जब मेरा रिजल्ट निकला तो स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट में पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने टॉप किया था उस एंट्रेंस टेस्ट में। तो मैंने PGI चंडीगढ़ से MD मेडिसिन करा था, वहाँ से रिज़ाइन करके GMC जम्मू में MS सर्जरी ज्वाइन की। तो 3 साल मैंने MS सर्जरी की यहाँ पर, फिर 3 साल रजिस्ट्रारशिप की। तो 6 साल सर्जरी विभाग को मैंने डिवोट दिए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई वहाँ पर, एक बॉर्डर एरिया है पिंडी चाड़ का। लेकिन 6 माह में ही मुझे क्या हुआ, 99 में जब पीक मिलिटेंसी थी, तो क्या था, फारूक अब्दुल्ला सर हमारे चीफ मिनिस्टर थे,
तो बड़ी चीफ मिलिटेंसी थी, और जो मुख्यमंत्री का जो काफिला होता है वहाँ पर उनको एक सर्जन की डिमांड आई, तो मुझे रातों रात वहाँ पर तैनात कर दिया गया। तो 1999 से लेके जब तक 370 नहीं हटी तब तक मैं तकरीबन 20-21 साल तक चीफ मिनिस्टर का फिजिशियन रहा हूँ। तो ये मेरा रहा। 99 के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर रजौरी भेज दिया गया जब पीक कोविड था। तो पीक कोविड में वहाँ 6 महीने में काफ़ी काम हुए, और रजौरी इस वक्त नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट रहा पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। मैं वहाँ की एक बात बताऊँ, एक और नई बात आपके हवाले से बताना चाहता हूँ था। जब मैं रजौरी में गया तो वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ पर कुछ लोगों में क्योंकि पहली वैक्सीन थी, लोगों में बड़ा डर था, पता नहीं ये वैक्सीन रिएक्शन करेगी, ये नहीं करेगी। तो जब मुझे लगा कि यहाँ पर ये वैक्सीनेशन कामयाब नहीं होगी, तो मैंने वहाँ का अनाउंसमेंट की 3 दिन पहले पूरे रजौरी टाउन में, वहाँ पर अनाउंसमेंट की कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हूँ, सबसे पहले इंजेक्शन मैं लगाऊंगा। जब आपको बताऊँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा ये जो टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ एम्स जम्मू में, ये 10:30 बजे 11:45 के आसपास एक किसी मुलाजिम को लगाया गया एम्स में, लेकिन 10:20 में उससे पहले मैं लगा चुका था ये इंजेक्शन, और पूरा रजौरी का मीडिया ने कवर किया। मेरे इंजेक्शन लगाने के बाद हम जो प्रिंसिपल जीएमसी है उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया ये, उसके बाद रजौरी में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, डिस्पाइट कि वहाँ पर लोगों में बड़ा डर था। और उसी क्या हुआ, रजौरी में अप्रैल मंथ में रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीने में दोबारा डिप हो गया, वैक्सीनेशन कम होगी क्योंकि लोगों ने फास्ट रखे हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ जो डीसी साहब थे हमारे श्रवण सर, उनके साथ मिलकर हमने एक नया प्लान बनाया कि कैसे इम्प्रूव करें एक माह रमज़ान के महीने में। हम लोगों ने जो रजौरी के 42 जो मौलवी थे जितने मस्जिद के, उनके साथ एक बैठक की और उनको शाह फहद का भी ये वीडियो दिखाया। उसमें कहा गया था कि जो वैक्सीन है वो तो इंट्रामस्कुलर लगनी है, सबक्यूटेनियस लगनी है, वो मुंह के रास्ते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शाम को जब रोज़ा इफ्तार होता है, उसको हम तरावी कहते हैं। तरावी क्या कहते हैं, जब रोज़ा इफ्तार करते हैं हमारे भाई, तो उसके बाद 1 घंटे वो व्यतीत करते हैं कहाँ पर, मस्जिद में। उस दौरान हमारी टीम्स जाती थी, मोस्टली मुस्लिम हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ वो जाता था वहाँ पर मस्जिद में, वो वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन की। तो जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी कश्मीर में पता चला, उस वक्त डुल्लू सर हमारे हेल्थ कमिश्नर हुआ करते थे, तो कश्मीर में भी यही पैटर्न हुआ और ये बड़ा कामयाब रहा सफल अभियान। उसी तरह रजौरी की में एक और चीज़ थी, वहाँ 2 ब्लॉक्स है, कंडी बेल्ट है और एक कंडी बेल्ट और एक दरहाल है, वो पहाड़ी एरिया काफ़ी, वो वहाँ जाके शोपियाँ के साथ मिलता है जाके। तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल था कि कैसे लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की जाए। तो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स थे नदी नाले क्रॉस करे, पहाड़ों पे वैक्सीन कैरी उठा के जाते थे, वो भी एक नेशनल न्यूज़ आई थी। तो वहाँ देख के फिर बांडीपुरा में भी ऐसा हुआ, तो वो एक नेशनल न्यूज़ था कि पहाड़ों पे कैसे लोगों घर घर जाके वैक्सीन दी गई कोविड वैक्सीनेशन। तो उस मेरा कार्य को देखते हुए मुझे हमारे चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन में मैंने 1.5 साल व्यतीत किए। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में कुछ काफ़ी तब्दीलियाँ आई, जैसे वहीं पर हम लोगों ने सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट की थी, वो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो हमें बताया गया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि कोविड पीक के था कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसका जो नाम था कॉइन किया, जम्मू कश्मीर का अलग था, तो हम लोगों ने कॉइन किया, उसका नाम रखा। तो जो कॉइन था वो नाम हमें आज तक चल रहा है उसका। तो फिर आयुष्मान भारत डिजिटल 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टार्ट किए। फिर हमें डे केयर कीमोथेरेपी, वो भी तमिलनाडु के बाद जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जहाँ पर डे केयर कीमोथेरेपी स्टार्ट की गई। तो वहाँ पर भी ये कार्यभार मुझे दिया गया था, तो ये हम लोगों ने ये सक्सेसफुली किया। तो उसके बाद जब 1.5 साल के बाद तो लास्ट पोस्टिंग मेरी फिर गांधीनगर हॉस्पिटल रही। तो गांधीनगर हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया मैंने, तो ये मेरा रहा। और 30 नवंबर 2023 को मैंने सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद अब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही इंस्पायरिंग था और मोटिवेटिंग था जिस तरह आपके लिए हुए इनिशिएटिव्स की सुविधा आज आम जनता ले पा रही है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी ये सुविधाएं ले पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हॉस्पिटल का कैसा रहता है? जो हॉस्पिटल में 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होती है इमरजेंसी सेवाएं जो 24/7 होती हैं। जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, एक गायनी डिपार्टमेंट में है, जैसे 24/7 वहाँ डिलीवरीज होती हैं। दूसरा एमरजेंसी में कोई भी पेशेंट, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, वो 24/7 इमरजेंसी चलती है। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट है वो ओपीडी बेसिस पे चलते हैं, जैसे ऑर्थो ओपीडी है, गायनी ओपीडी है, पीडियाट्रिक ओपीडी है, कार्डियो ओपीडी है, गैस्ट्रो ओपीडी। वो ओपीडी होती है, उसका समय रहता है 10 से लेकर 2 बजे तक ओपीडी होती है। उसके बाद फिर भी डॉक्टर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हॉस्पिटल में होते हैं। तो ओपीडी के अलावा इम्यूनाइजेशन सर्विसेज होती है हमारे हॉस्पिटल, वो सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। तो इम्यूनाइजेशन सारे दिन होती है सारे अस्पतालों में। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन जो है
सब जगह होती है, बच्चों को सारी वैक्सीन दी जाती हैं। और अब नई वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन कोविड के बाद स्टार्ट की गई, न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन बच्चों के लिए, इसी तरह और वैक्सीन भी नई आई है, रोटा वायरस के लिए आई है, ये वैक्सीन हुई हैं। इसके अलावा हमारा कुछ और चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि साफ़ सफाई का प्रोग्राम होता है, तो 24/7 सफाई होती है गांधीनगर हॉस्पिटल में। क्योंकि हमें स्वच्छता का प्रथम प्राइज़ मिला था, तो मैंने इंश्योर किया था कि 3 टाइम सफाई होती थी, सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 3 या 4 के बीच में, और एक रात को शाम को 7-8 बजे। तो ये सफाई अभियान होता है। उसके बाद एक हमारा सिक्योरिटी स्टाफ होता है जो कि हर आने जाने वाले पे नज़र रखता है हॉस्पिटल में। इसके अलावा CCTV कैमरे अबाउट 41 गांधीनगर में लगे हुए हैं, जो कोई भी कुछ हो जाए, ऐसे केसेस बड़े आते हैं, चोरियां होती हैं, OPD में काफ़ी रश होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको बताया। जी डॉक्टर साहब आपने बात की इम्यूनाइजेशन के लिए, और न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो कि बहुत ही आजकल पॉपुलर है, चर्चा में भी है, क्या राइट एज है उस वैक्सीन को लेने के लिए, और किन लोगों को वो लेनी चाहिए? देखो, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के जनरली 3 डोज होते हैं। तो 6 वीक्स पे पहला डोज लगता है, उसके बाद 2 और डोज लगते हैं 6 वीक्स के बाद। तो 3 डोज न्यूमोकोकल वैक्सीन के लगते हैं, इन एडिशन टू बाकी वैक्सीन है। एक पेंटावेलेंट वैक्सीन आती है, उसमें 5 बीमारियों के लिए होती है। DPT 5 बीमारी, जैसे टेटनस है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, और उसमें टाइफाइड भी है, और ये बीमारियाँ कुछ, और हेपेटाइटिस है। इन बीमारियों के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। इसके अलावा टाइफाइड वैक्सीन भी होती है, और पोलियो ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। तो ये 5 साल तक तकरीबन इम्यूनाइजेशन पूरी हो जाती है। 10 साल में सिर्फ एक टेटनस, और एक 16 साल में टेटनस दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब जिन लोगों ने 5 साल की उम्र तक ये वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन मिस कर दी है, क्या वो एडल्ट एज में आकर के भी अपनी इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं? देखो, जिनकी इम्यूनाइजेशन मिस हो गई है अडल्ट एज में, उनके लिए कुछ सिलेक्टेड बीमारियों के लिए इम्यूनाइजेशन की जाती है। जैसे कि टाइफाइड के लिए वो कर सकते हैं। तो BCG तो वैसे होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही एक डोज दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको BCG भी दिया जाता है, उसको हेपेटाइटिस भी दिया जाता है, उसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है, उस डिलीवरी के साथ ही उसको दिया जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही अपील है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, सो दैट माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें और बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो सके। जी डॉक्टर साहब थोड़ा पेशेंट सुविधाओं के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि ऑनलाइन OPD बुकिंग आजकल बहुत चर्चा में है, तो एक पेशेंट जब मेडिकल हॉस्पिटल में आता है, उसको किस तरह से अपना जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिवली और टाइम बचा के ले सकता है? क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यूज़ होते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम हमारे जो पेशेंट है वो ले सकते हैं? आपका बड़ा उपयुक्त प्रश्न था। मैं आपको, जब मैं गांधीनगर हॉस्पिटल आया तो उस वक्त सर्दी का महीना था, जो लाइन वहाँ OPD से लेकर औकाफ मार्केट तक जाती थी। जी बिल्कुल। तो उसी वक्त क्या हुआ कि मार्च मंथ में गवर्नमेंट ऑफ J&K हेल्थ डिपार्टमेंट में गांधीनगर में स्टार्ट किया ये आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। तो मानोगे 4 महीने के अंदर वो लाइन ख़त्म हो चुकी थी, लाइन अब ख़त्म हो चुकी थी। और जहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो सुविधा इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ आधा घंटा होती है। आधे घंटे के अंदर आपको पर्ची कटानी होती है। सिर्फ पर्ची कटाने के लिए आपको आधा घंटा वैलिडिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गांधीनगर आना है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें एक पहली बार तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो बार कोड है वो आपको स्कैन करके मोबाइल में डालना है, क्योंकि बार कोड स्कैन किए बगैर होगा नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड जो प्रिजर्व रहेगा। तो जो दूसरी बार जा रहा है पेशेंट हॉस्पिटल, उस पर उसको बड़ा कम समय लगता है, उसको खाली स्कैन करना और नाम भरना है, वो दोबारा हो जाता है। पहली बार काफ़ी डिटेल्स भरने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम में, जैसे कि भरने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके लिए हमारा स्टाफ मौजूद है। जो पहली बार आता है हॉस्पिटल में OPD में, उसको हमारा स्टाफ मदद, या 3 या 4 हमारे डाटा ऑपरेटर वहाँ हमने लगाए होते हैं, हर हॉस्पिटल में लगे होते हैं, जो कि लोगों को गाइड करते हैं कैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती है। क्योंकि 70-80% तो हमारी इलिटरेट पॉपुलेशन होती है, गाँव से होती है, उनको पता नहीं होता मोबाइल कैसे चलाना है। उनके लिए सहायता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। नाम भरना पड़ता है, हॉस्पिटल का नाम वहाँ तक स्क्रीन पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका आधार नंबर पढ़ना जरूरी है। जिनका आधार नहीं, उसके लिए हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, आधार नंबर भरना जरूरी है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखती है किस हॉस्पिटल, वहाँ पर क्लिक करना है। फाइनली आपको बार कोड पे स्कैन करना है। बार कोड स्कैन करने पे आपको एक टोकन जनरेट होता है। वो टोकन वहाँ पर LED स्क्रीन लगा है, उस पर टोकन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी का 420 टोकन है, तो मतलब 420 पेशेंट था वो, वही टोकन जो है, जो स्क्रीन पे जो लड़का पर्ची काट रहा है, उसको भी वो उस आदमी का नाम दिखाई देगा कि 436
वो क्या अपने मोबाइल पे जब टोकन देखता है, उसने सिर्फ ओपीडी में जाके बताना है कि मेरा टोकन 10 है या 12 है। वो देखता है 12 है, उसका नाम उसको डिस्प्ले होता है, उसके नाम की वो पर्ची काट देता है। जी डॉक्टर। तो ये बड़ा, उसके बाद जो डॉक्टर ओपीडी में बैठे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, वो भी ऑनलाइन आजकल ट्रीटमेंट डाल रहे हैं अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है ये अभी ओपीडी ऑपरेशंस के लिए लिमिटेड है या क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ऑपरेशन जिसमें किसी को टेस्ट करवाने जाना है, सीटी एमआरआई का अपॉइंटमेंट चाहिए या अदर अपॉइंटमेंट चाहिए, वो ये सुविधा को अवेल कर सकते हैं? हाँ, आपका प्रश्न मोरा उचित रहा, क्योंकि जब मैं नेशनल हेल्थ मिशन में था तभी से हमने ये स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके 12 हम लोगों ने वो रखे हैं, साइट्स रखी हैं। तो 12 साइट्स तक हम कर सकते हैं, ऑप्शन है 12 साइट्स का। उसमें ओपीडी हो सकती है, आईपीडी, लैब सर्विसेज है, एमरजेंसी सर्विसेज है, गायनी सर्विस, ओपीडी सर्विसेज है, ब्लड बैंक, ये सारा। लेकिन जब मैं गांधीनगर से ड्राइव, उस वक्त आईपीडी सर्विसेज भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही थी। तो लैब सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। तो क्योंकि ये स्लो गोइंग प्रोसेस है, आस्ता आस्ता ये इसको पिकअप होगा ये चीज़ें, लेकिन ये स्टार्ट हो चुकी हैं लैब सर्विसेज और इंडोर सर्विसेज। जी डॉक्टर साहब, केवल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए भी हम उस ऐप का इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि जब मैं एनएच में था तो जब हमें बताया गया कि ये स्टार्ट करनी है, ये प्रोग्राम स्टार्ट करना, क्योंकि मैं उसका नोडल ऑफिसर था स्टेट में, इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का, तो हमने इसका नाम प्रपोज किया था। तब हमारे हेल्थ कमिश्नर हुआ करते थे मनोज द्विवेदी सर, उन्होंने हमें बताया गया कि हम नाम भेजो, इसका स्टेट स्पेसिफिक नाम। हमने 3 नाम उनको प्रपोज किए। एक में जो मैंने नाम प्रपोज किया था ई सहज, सिमिलरली एक ई राही, जो हमारे जो एप्लीकेशन है, जो हमारे को पार्टनर है इसमें, उनके तरफ से ई सहज हमने ई सहज रखा और ई राही रखा। हमारे जो सेक्रेटरी थे, जो हमारे थे आयुष्मान, हमारे इसके एनएचएम के जो थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने जो था इसका नाम रखा ई हकीम। तो अल्टीमेटली द्विवेदी सर ने मेरा वाला नाम अप्रूव किया। अब इसका नाम है ई सहज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन J&K। इसका नाम है ई सहज। तो ये इसके बारे में था। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि आपने इस ऐप को नाम दिया, जो कि आज कितने यूज़र इसको यूज़ करके अपना क्यू अवॉइड करके सही टाइम पर अपनी हेल्थ एडवाइस के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो एनएचएम के हमारे आईएएस ऑफिसर थे यासीन सर, उन्होंने, उनका इसमें बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि ये काम करना है। और उस वक्त हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे मेहता सर, उनका प्रेशर था। तो अंडर प्रेशर हम लोगों ने ये काम, एक बड़ी उपलब्धि हो गई हम लोगों से। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जिसकी सुविधा हमारी आम जनता ले सकती है। ऐसी कौन सी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है जिसकी सुविधा हमारी आम जनता को मिल सकती है, जम्मू कश्मीर में खासकर? देखो, मैं आपको बताऊँ, हमारा जो मुल्क है इसकी आबादी एक 143 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गरीब हैं। तो आम आदमी को जो आजकल का महंगा खर्चा वो बियर नहीं कर पाते, और ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। मैं कहता हूँ अमीर आदमी की मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना जो कि भारत में वो उपलब्ध है। लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र यूटी या राज्य रहेगा पूरे इंडिया में जहाँ ये 100% स्कीम लागू है। इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत एक आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, और जिसका कार्ड नहीं है वो जाके किसी हॉस्पिटल जाके अपना कार्ड बना सकता है। तो उसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और एक आपको अपने राशन कार्ड की कॉपी चाहिए, तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड के तहत कोई भी 5 लाख से कम का ट्रीटमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे आपको बताया गांधीनगर हॉस्पिटल में 70 नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई थी, सारी की सारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है अंडर दिस, और सारा का सारा जो खर्चा था अंडर दिस स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। तो इस मुताबिक सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एम्पैनल्ड नहीं हैं। तो काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें एम्पैनल्ड हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल है, उसमें एम्पैनल्ड है। ये जो एस्कॉम्स में है, जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। सिमिलरली दिल्ली के बड़े बड़े BL के हॉस्पिटल है, इसमें एम्पैनल्ड में शामिल है। तो ये मुफ्त योजना है, हमारी प्रदेश का कोई भी वासी इस सुविधा का उपलब्ध कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, साल में एक बार वो कर सकता है यूज़, 5 लाख तक, अगले साल की दोबारा वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो इसके अलावा और बड़ी योजनाएं थी, मैंने आपको बताया, पर्टिकुलरली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में कुछ योजनाएं हैं सरकार की, उसकी लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। और इसी लोगों से अपील है कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। सबसे बड़ी है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है
उस मदर के अकाउंट में 1400 रुपया उसके अकाउंट में जाता है। ये उसके खाने पीने का खर्चा होता है। ये हर महीना मिलता है डॉक्टर साहब? नो, वन टाइम मिलता है। डिलीवरी कराने का एक किस्म का इंसेंटिव है कि आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। तो इसके अलावा अर्बन सेटअप में ये अमाउंट 1000 रुपया है, क्योंकि रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होते हैं। उसके बाद नई योजना आई थी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत और एक स्टेप अहेड था कि हॉस्पिटल का जो सारा खर्चा डिलीवरी के दौरान है वो हॉस्पिटल में स्टाफ ही बियर करता है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन उसको बियर करता है उस खर्चे को। तो पेशेंट को कुछ भी चीज़ बाजार से नहीं लानी पड़ती है। तो इसलिए आपसे अपील है कि कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप बता सकते हैं कि हमें बाजार से लाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहीं से लगेगा। और इसके अलावा एक और योजना है जननी सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसमें ये था कि डिलीवरी बच्चा और जच्चा दोनों के लिए ये वैलिड है कि डिलीवरी के बाद भी जो घर तक एम्बुलेंस छोड़ने जाएगी और उसके 6 महीने तक बच्चे को कम से कम 4 से 6 होम विजिट्स भी हैं बच्चे को चेक करने के लिए। जी, काफ़ी योजनाएं बनाई हैं सरकार ने इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम, ये पूरे के पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चल रहा है, गांधीनगर में भी है। तो यहाँ फ्री डायलिसिस की जाती है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो वहाँ पर अंडर NHM होता है और आजकल तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू फ्री डायलिसिस होती है। इसके अलावा ये योजना की बीमा योजना के तहत बड़ी से बड़ी हार्ट की सर्जरी जो सुपर स्पेशलिटी में होती है वो भी जो है अंडर कवर करती है बीमा योजना के तहत। डॉक्टर साहब, ये जो आपने योजनाएं बताई प्रधानमंत्री जी की, इनको अवेल करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे और क्या ये किस तरह के लोगों के लिए ये योजना है? ये योजना हर एक के लिए है, हर एक। गरीब अमीर कुछ नहीं है इसमें, जो भी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको ये मिलेगा। और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी योजनाएं वैलिड हैं या सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ये इनका? ये योजनाएं सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हैं क्योंकि प्राइवेट में तो ऑलरेडी आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है। ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, आप सरकारी हॉस्पिटल में आएँ, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, आपको ये सुविधा मिली है। तो उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेटअप में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ बीमा योजना है, बाकी मैटरनल चाइल्ड की योजनाएं नहीं हैं। लेकिन जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन या आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लागू है, यानी कि 5 लाख की सुविधा प्राइवेट में भी है। जी डॉक्टर साहब, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या चैलेंजेस आए आपके 40 साल के करियर में और कैसे आपने उनको एनकाउंटर किया और कौन से चैलेंजेस आज भी फेस करने पड़ते हैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को? डेफिनेटली मैं चैलेंजेस ये बता करूँगा, 40 साल पहले जो हमारी मेडिकल फील्ड है अब चेंज हो चुकी है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमें हमारे प्रोफेशन में एक सर्वे बताऊंगा, एक सर्वे हुआ था, उसमें लगा था कि सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस कौन है। ये अमेरिका में सर्वे हुआ था, उसमें लगा कि उसमें पता गया, सर्वे का रिजल्ट था सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो डॉक्टर्स हैं, नंबर 2 पे लॉयर्स आते हैं, नंबर 3 पे पुलिसमैन और फायर सर्विसेज वाले आते हैं। तो ये आपके माध्यम से बता रहा था। तो मेरी अपील है लोगों से, जो यंग जनरेशन पर्टिकुलर जो बडिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए अपील है कि इस प्रोफेशन में बहुत इज्जत है। कम से कम आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा, डॉक्टर साहब तो बोलेगा कोई आपको, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आज मैं 42 साल पहले भी स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ। आज भी मुझे शाम को 1-2 घंटा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब जो ट्रीटमेंट आज से 30 साल पहले था आज वो नहीं है। तो अब हर चीज़ चेंज हो चुकी है। और दूसरा चैलेंजेस है कि अब जो नए लोग आते हैं हमारे, जो दिखाने आते हैं लोगों को, गूगल उनके पास है। सबसे पहले एक आपसे माध्यम से बताऊंगा कि लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट डाला, वो गूगल पे सर्च मारा, अगर मैंने हेडेक लिखा है अपने डायग्नोसिस में या वास्कुलर हेडेक लिखता है तो पेशेंट नेक्स्ट टाइम गूगल पे सर्च मारेगा, वो फिर देखता है कि मैंने ट्रीटमेंट डाला कि नहीं डाला। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गूगल डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, तो पेशेंट कहता है सर आपने हेडेक था, आपने तो वास्कुलर हेडेक लिखा, वहाँ तो गूगल पे लिखा तो ब्रेन ट्यूमर है, मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। तो कई बार पेशेंट का शक मिटाने के लिए हमें पता है इसको नहीं है, उसको उसका MRI कराना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन नई जनरेशन के लिए काफ़ी आसान है क्योंकि अब काफ़ी रेवोल्यूशन हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, अब रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, अब और बड़ा कुछ हो रहा है, नैनो मेडिसिन दी जा रही हैं, जनरेटिव मेडिसिन आ गई है। तो नए काफ़ी चैलेंजेस अब डेट हो गए। लेकिन अब चैलेंज ये है कि अब डॉक्टर को पढ़ना है। आपको पता, आप पिछले साल जो नीट का MBBS के लिए स्कोर 72 आउट ऑफ 72 गया। इसका मतलब जिस बच्चे ने 72 स्कोर किया नीट में वो कितना इंटेलिजेंट होगा। तो मैं मुझे बोले आज के पेपर देने मैं नहीं स्कोर कर सकता इतना मार्क्स। इट इज़ वेरी टफ। इट मतलब सबसे जो क्रीम है कंट्री की इस प्रोफेशन में आ रही है, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। और आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड है। जी डॉक्टर साहब, आपने चेंजेस की बात की, खासकर मैं कोरोना की बात लेना चाहूँगा। कोरोना काल के बाद हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं? मैं आपको बताऊँ, जब कोरोना आया, जब फर्स्ट वेव आई कोरोना की, तब अल्फ़ा वेव ने काफ़ी कहर डाला। मैं इंडिया तो हमारा सेटअप तो तैयार नहीं था कोरोना को हैंडल करने में। अमेरिका में, यूरोप पूरा फेल हो गया।
कहीं भी कोरोना हैंडल नहीं हो पाया। लेकिन जब बीटा वेव आई, जब डेल्टा वेव आई सेकेंड वेव में, तब तक हमारे हॉस्पिटल तैयार होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद तो वो दिन और आज दिन हमारे हॉस्पिटल इतनी तरक्की की है अंडर ECRP। तो ECRP एक्स्ट्रा ये कोविड रिस्पांस के तहत हमें काफ़ी फाइनेंशियल मदद दी हॉस्पिटल्स को। और सरकार ने ये निश्चित किया, जब फर्स्ट वेव में गांधीनगर में क्या होता था, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती थी और हमारा स्टाफ पीठ के ऊपर सिलेंडर ढो के रिप्लेस करता था। लेकिन गांधीनगर पहला हॉस्पिटल था, उसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ही बन गया। अब सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मामला ही खत्म हो गया और सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम है। अब गांधीनगर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स 5 लगे हुए हैं, जिसकी 2200 LPM लीटर पर मिनट कैपेसिटी है, और वहाँ पर आम यूज सिर्फ 700 LPM की यूजेज है। लेकिन कोविड में अब ये फ़ायदा हुआ कि ऑक्सीजन के लिए अब हमें किसी की भीख नहीं मांगनी है, हमारे हॉस्पिटल जो है सक्षम है ऑक्सीजन जनरेशन के लिए। और सबसे बड़ा ICU केयर जो कहीं नहीं थी कोविड में हुई, कोविड के दौरान ICU केयर। टेलीमेडिसिन कंसेप्ट भी कोविड से आया। मैंने खुद कोविड के दौरान काफ़ी ऑनलाइन पेशेंट देखे टेलीमेडिसिन, किसी को पता नहीं टेलीमेडिसिन क्या होती है, लेकिन कोविड में अब ICU स्टार्ट हो चुका है। कोविड के बाद ICU, रेडियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे कोविड के बाद हुआ है और हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हो गए हैं। पर्टिकुलरली ग्लोबल सप्लाई चेन मेडिसिन की जो थी पहले नहीं हुआ करती थी, और कुछ जो ICU में मेडिसिन लगती हैं अब उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी इंश्योर की जाती है। जो हमारा यहाँ का जो है हमारा जो JK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन, अब उनकी सारी जो सप्लाई सारी ऑनलाइन होती है। ये कोविड के बाद हुआ, जब जो हॉस्पिटल को वो सप्लाई करते हैं जो मेडिसिन और इक्विपमेंट सारा ऑनलाइन रजिस्टर होता है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो ये कोविड के बाद डिजिटलाइज हो गया कंट्री और हॉस्पिटल हमारे वेल इक्विप्ड हो गए। डॉक्टर साहब, आपने टेलीमेडिसिन की बात की जो कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल है और कन्वीनियंट है लोगों के लिए ये? देखो, मैं आपको टेलीमेडिसिन इतनी सक्सेसफुल रही है, इसके बारे में क्या कहना, कि एक पुंछ में एक पेशेंट है, उसने किसी जम्मू से किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो टेलीमेडिसिन में डॉक्टर्स का हफ्ते में 1 दिन होता है जिसमें उसकी कोई ड्यूटी लगती है। उस कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट को खाली वो उसको 3 या 4 घंटे वो टेलीमेडिसिन पे अवेलेबल है, तो ऑनलाइन वो पेशेंट उससे कंसल्टेशन ले सकता है। तो ये सुविधा, जैसे किसी को, सबसे बड़ी बात है किसी को PGI चंडीगढ़ या एम्स में दिखाना है, तो वो टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो हो सकती हैं। क्या ये टेलीमेडिसिन की सुविधाएं डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, जैसे कि गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी डॉक्टर्स की जो OPD करते हैं अवेलेबल है इस तरह की? देखो, जो गांधीनगर देखो टेलीमेडिसिन स्पोक और हब मॉडल पे है। समझ के बाद, स्पोक और हब, जो स्पोक जो होता है वो गांधीनगर हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेजेस हैं। हब क्या हुआ, जो पेरिफेरल हॉस्पिटल है, मतलब वहाँ के जो पेशेंट है वो गांधीनगर के डॉक्टर से कर सकते हैं, वहाँ के पेशेंट GMC के डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। सिमिलरली स्किम्स है, स्किम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़े काबिल डॉक्टर हैं वहाँ पर, उनसे लोग स्पोक और हब मॉडल पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपने काफ़ी समय बिताया, तो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कैसी पॉलिसीज़ आपके टेन्योर में बनी जिसकी सुविधा आज पेशेंट्स ले पा रहे हैं? देखो, मैं आपको जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ J&K बनाती है, तो जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वहीं से जो पॉलिसीज आती हैं वो यूनिवर्सली पूरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरे यहाँ लागू होती हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं तो काफ़ी, मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा हमारे जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं, कोविड के दौरान वही हमारे हेल्थ कमिश्नर थे। उस दौरान उनको इतनी नॉलेज थी कोविड की, हमें नहीं थी, वो खुद अपडेटेड रहते थे। तो वहीं से जो पॉलिसीज़ बन के आई हैं वो उस टाइम से लेके आज तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अब काफ़ी डिजिटलाइज की तरफ हो गई हैं पॉलिसीज़ हैं, सो दैट कोई अकाउंटेबिलिटी रहे। क्योंकि हम लोग पहले था कि कुछ चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता था, तो हमारा हॉस्पिटल जितनी सप्लाई चेन है सारा हॉस्पिटल में अपने कंप्यूटर पे है, तो अब इसमें कोई हो नहीं सकता, घपला हो नहीं सकता इसमें। इस पॉलिसीज ऐसी हैं कि पेशेंट को 100% मिलनी है कवरेज। सबसे बड़ा है, जब मैं गांधीनगर में गया वहाँ पर मैंने सबसे कंप्लेंट बॉक्स 7 लगाए, हर जगह कंप्लेंट बॉक्स लगाए, किसी को कोई चीज़ है फिर कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट डाल दे। हम हफ्ते के या 15 दिन के बाद कंप्लेंट बॉक्स खोलते थे, हमारे खिलाफ काफ़ी कुछ लोगों ने लिखा होता था, हम लोग उसकी त्रुटियाँ सुधारते थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी इफेक्टिव हैं इस अंडर दिस जो गवर्नमेंट के, तो हमारे जो LG साहब हैं उसकी तरफ से, और जो पिछले CS थे अब जो CS हैं, तो पॉलिसीज़ हैं लोगों के फ़ायदे के लिए और काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं।
जी डॉक्टर साहब एज ए सुपरिटेंडेंट एक बहुत क्रूशियल रोल जो कि आपको मैनेज करना पड़ता होगा वो था पीपल मैनेजमेंट का रोल। जो आपका हॉस्पिटल का स्टाफ है, डे एंड नाइट शिफ्ट्स करते हैं, कैसे आप लोगों को मैनेज करते थे? देखिए उसके लिए 24/7 आपको रहना पड़ता है। देखो हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो हॉस्पिटल से जा नहीं सकता। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। तो मेरा ये था कि मैं 7 बजे तक हॉस्पिटल रहता था। उसके बाद मैं 2 घंटे चक्कर लगा के शाम को एक राउंड लगाता था और जाने से पहले मैं पूरा हॉस्पिटल का एक राउंड लगाता था। इंश्योर करता था कि एमरजेंसी सर्विसेज सारी ठीक हैं, वार्ड में जो स्टाफ है वो सारा इन प्लेस है और इनका जो ड्यूटी रोस्टर है वो पूरे मंथ में पहले ही बन जाता है। तो डे 1 से पहली फर्स्ट को पूरे मंथ का ड्यूटी रोस्टर है, नर्सेस का, फार्मासिस्ट का, ईसीजी टेक्नीशियंस का, जो पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई वालों का पूरा रोस्टर बन जाता है। तो दैट इज़ इन प्लेस। बट उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी लोगों की आती हैं, पर्टिकुलरली जब शुरू में जब लोगों की जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती थी, लाइन लंबी होती थी और कई बार क्या होता है कि ओपीडी रश में कई बार ओपीडी में डॉक्टर्स के साथ तू मैम भी हो जाती है पेशेंट्स की। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए काफ़ी टफ टाइम होता है। कई बार मुझे रात को भी 2-3 बजे आना। पर्टिकुलरली इस साल बहुत प्रॉब्लम हुई। एग्जाम्पल दूंगा डेंगू फीवर का। तो डेंगू फीवर में गांधीनगर हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल था। यहाँ पर 6,000 के आसपास पिछले डेंगू सीजन में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक टेस्ट हुए, उसमें से 600 प्लस पेशेंट पॉजिटिव आए और 600 तक प्लेटलेट्स हम लोगों ने गांधीनगर हॉस्पिटल में जो तैयार किए गए थे हमारे ब्लड बैंक ने, वहीं से लोगों को दिए। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना है और मुस्कुराता चेहरा रखना है, क्योंकि पेशेंट तो तंग होके आता है घर से। जिसका पेशेंट बीमार है उसने तो गुस्सा कर भी, तो लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखना पड़ता है हमें। जी डॉक्टर साहब ये जो आपका मुस्कुराता हुआ और चमकता हुआ चेहरा है, इतना पीयर प्रेशर होने के बावजूद भी, इसका क्या राज है? देखिए अगर आपको जिम्मेवारी वाली पोस्ट रहना है और अपने डॉक्टर बनना है तो ये पेशेंस विद पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है। पर्टिकुलरली जब मैं तो एडवाइस करूंगा सारे डॉक्टर को, दे शुड बी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं, 40-50 शाम को पेशेंट देखते हैं, तो हर पेशेंट डिफरेंट सवाल होता है, वो पेशेंट्स डेवलप हो जाता है ओवर द ईयर्स। जब हम भी MBBS करते थे, जब इंटर्नशिप हाउस जॉब करते, हमें भी बड़ा गुस्सा आता था। लोग एमरजेंसी में हम भी आगे से गुस्से से बोलते, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आप थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते हो, आप सॉफ्ट हो जाते हो। आपको पता है इसके बगैर आपको सॉफ्ट रहना ही रहना है इन एट एनी केस, बिकॉज वंस यू आर स्वीट टू द पेशेंट दैट इज़ द बेस्ट। आधी बीमारी उसकी वैसे ही दूर हो जाती है, लेकिन हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा इंस्पायरिंग इंसिडेंट जिसमें पेशेंट ने स्ट्रेस में आके अपना आपा खो दिया, आपने कैसे उस सिचुएशन को मैनेज किया? कोई एक ऐसा स्टोरी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ऐसा हुआ ये कोई एक मंथ था, एक VIP कोई अरेस्ट हुआ था, हाउस था। रात को 2:30 बजे उसका मेडिकल चेकअप हुआ, ED ने लाया गांधीनगर हॉस्पिटल में। अब कोई भी जो VIP होता है उसके साथ काफ़ी उसके सपोर्टर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं उसके, तो फॉलोअर्स भी थे। अब एमरजेंसी हमारी इक्विप्ड नहीं होती इतने लोगों को हैंडल करने के लिए। अब वो तो बड़ा कूल हेडेड था, उसने कुछ भी नहीं किया। तो हमारे उसको जो रात को, आपको पता उतना स्टाफ नहीं होता ड्यूटी पे, उस वक्त हमारा एक PG डॉक्टर था जो कि तेलंगाना से था। आपको तो गांधीनगर में DNB प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर DNB का मेडिसिन का वो जो PG था, उसने काफ़ी पेशेंस दिखाया, क्योंकि उसका वीडियो वहाँ पर जो मीडिया में मैंने भी मीडिया में देखा। मुझे रात को 2:30 बजे वहाँ से कॉल आती है हॉस्पिटल में कि काफ़ी क्राउड आ चुका है और हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, जो मेडिकल ऑफिसर थे। तो मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल में आया, पहले सबको कूल डाउन किया। पहले जो VIP को मैं रिक्वेस्ट की, उसने भी रिक्वेस्ट किया अपने सपोर्टर्स को कि प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य से काम रहें, तो ये टेम्पररी फेज़ है, तो हो जाएगी ठीक। तो उस वक्त, लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारी डोगरी लैंग्वेज है, उस मेरे PG को इतनी डोगरी में गालियाँ निकाली ना, वो सारी रिकॉर्डेड थी उसमें, और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो उसको डोगरी समझ नहीं आती थी कि, तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। जितनी गालियाँ हो सकती दी उसको, क्योंकि और सपोर्टर ऐसे हो जाते हैं। तो लेकिन उसने बिल्कुल कूल रखा और अल्टीमेटली वहाँ पर मैं सुबह तक था, आके मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। तो ऐसा क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है। और जब भी क्राउड आता है हॉस्पिटल, सडनली क्राउड तभी आएगा जो जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, सडनली रश ऑफ पेशेंट्स आ जाए, या कोई रात को कोई VIP को प्रॉब्लम आ जाए, तो रात को उसके बाद काफ़ी लोग होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। तो ये फिर मैंने क्या किया, उस PG को मैंने एक फेलिसिटेट किया, एक फंक्शन में अवार्ड दिया उसको। तो मैंने कहा यार आपने जो पेशेंस रखा है दैट इज़ एडमिरेबल, दैट कैन नॉट बिकम बैड, क्योंकि उसको इतनी गालियाँ पड़ रही थी, डिस्पाइट वो मुंह करके सुनता रहा गालियाँ। उसको बोला गया, लिखो ये क्या ट्रीटमेंट लिखा आपने, इनका BP तो ये होना चाहिए, आप ये हो, आपका रीडिंग ठीक है, मशीन ठीक नहीं है आपकी, ये नहीं है ठीक है, बड़ा कुछ था, लेकिन सब कुछ हैंडल हो गया। तो इसमें एक्चुअली होता है कि जो सपोर्टर होते हैं ना, उनका थोड़ा रोल होता है। जो कभी भी हॉस्पिटल में जो भी ट्रबल शूटर्स, पेशेंट कभी नहीं होगा,
उसके अटेंडेंट कभी नहीं होगा, उसके जो नेबर्स होते हैं ना आगे पीछे गली मोहल्ले वाले, वो आके ट्रबल क्रिएट करते हैं। इसलिए हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करना चाहूँगा, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसको एक दिन में हज़ारों पेशेंट्स केटर करने होते हैं, कैसे आप क्वालिटी एश्योर करते हैं ट्रीटमेंट की? देखो, क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है। इसको कहते हैं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, एनक्वास। तो एनक्वास में हमारे काफ़ी हॉस्पिटल जम्मू के पास हो चुके हैं और उन पे क्वालिटी एश्योरेंस, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनकी एक चेक लिस्ट होती है, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 18 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो 2019 में गांधीनगर हॉस्पिटल एनक्वास सर्टिफाई हुआ था, तो तब 14 डिपार्टमेंट्स में ये पूरा तरह क्वालिफाई कर गया। अब 16 डिपार्टमेंट के लिए भी एनक्वास की टीम आई थी, होपफुली ये भी हो जाएगा। तो क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी चेक में बहुत डीप चीज़ें दी जाती हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी चेक में देखा जाता है कि आपकी हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे हमारी लिफ्ट है गांधीनगर में, तो लिफ्ट की एनुअल रजिस्ट्रेशन AMC होनी चाहिए, एनुअल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपकी हर इक्विपमेंट की AMC होनी चाहिए, हर इक्विपमेंट की लेटेस्ट टैगिंग होनी चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट का जो लिखा होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिखा होना चाहिए, हर इंजेक्शन के ऊपर से एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, हर चीज़ का बड़ा तरीके से सिस्टम होना चाहिए। एक 5S सिस्टम होता है। 5S का मतलब सेटिंग होती है सारी 5S के। जैसे हम घर में कपड़ों का खराब, जब हम सेटिंग करते हैं सब चीज़ें करीने से आ जाती हैं। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, और इसके बाद हमारा जो एमरजेंसी यूनिट्स है, वहाँ पर करीने से टेबल पे लिखा होता है कि ये दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, इस हॉस्पिटल में यहाँ पर वो उपलब्ध हैं, और इतनी आज यूज़ होगी, इतनी। तो हर जगह क्वालिटी है। जैसे कहीं ऑपरेशन थिएटर में ब्लड भी नीचे गिर जाए, उसको भी साफ़ करने का सेपरेट तरीका है। स्पेशल तैयारी की गई है स्टाफ को कि कैसे ब्लड में हेपेटाइटिस भी हो सकता है, HIV हो सकता है, उसको साफ़ करने का स्पेशल गाइडलाइंस है। उसी तरीके से हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं। इवन हॉस्पिटल में सफाई का एक क्वालिटी का तरीका है। वो पुराने ज़माने वाला जो हम पोछा लगाते हैं वो नहीं चलेगा, आजकल 3 बकेट सिस्टम है उसके लिए। 3 बकेट, उसमें हाइपोक्लोराइड डाला जाता है, उसको सफाई वालों को भी क्वालिटी सिखाई जाती है कैसे हॉस्पिटल सफाई करनी। जी डॉक्टर साहब, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या रेगुलर बेसिस पे आप क्लिनिकल स्टाफ को और बाकियों को देते हैं? देखो, हर साल क्या होता है कि जैसे आपको कायाकल्प अवार्ड्स के लिए हर साल होता है, तो हर हॉस्पिटल एंटाइटल्ड है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो कायाकल्प अवार्ड में हर हॉस्पिटल के स्टाफ, हर एक का कोशिश होती है मैं भी अवार्ड जीतूँ, क्योंकि जब हमारा हॉस्पिटल ने अवार्ड जीता, हमें 50 लाख रुपीज़ मिली एज कायाकल्प विनर, 10 लाख और मिला एज इको फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो 60 लाख रुपए हमने यूटिलाइज किया। आपको कितना बड़ा इंसेंटिव है। वो हॉस्पिटल की तरक्की के लिए पैसा होता है, कुछ होता है इंसेंटिव, बाकी हॉस्पिटल तरक्की के लिए होता है पैसा। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है, इसीलिए उसी पैसे से हम ट्रेनिंग की जाती है। और नेशनल हेल्थ मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, वहाँ एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का नोडल ऑफिसर होता है पूरे स्टेट का, वो देखता है पूरी स्टेट में। तो मिशन डायरेक्टर जो होता है NHM का, वो ओवरऑल इंचार्ज होता है क्वालिटी का। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का। अब बताऊंगा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होती, वहाँ पर NABH एक्रेडिटेशन होती है। NABH एक्रेडिटेशन जो होती है मेडिकल कॉलेजेस में, स्कीम्स में और पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में होती है ये इनको। बाकी जगह NABH एक्रेडिटेशन होती है। सिमिलरली NABL एक्रेडिटेशन होती है लैब्स के लिए। सो मोस्टली लैब्स NABL एक्रेडिटेड भी होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा एक्रेडिटेड होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आस्ते आस्ते सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं ये एक्रेडिटेड हो जाए। तो क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान गया है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने तो बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, जो कि आपकी जर्नी से ही पता चलता है। बट कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपकी टीम ने आपको इंस्पायर किया, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको बताऊँ, मैं आपके सामने अपनी सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल की टीम को मैं मानता हूँ दी बेस्ट टीम मुझे मिली। मैं अब जब गांधीनगर गया तो बिलीव मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गांधीनगर हॉस्पिटल के जो कंसल्टेंट्स थे, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता, इंस्पायर इसलिए किया कि गांधीनगर हॉस्पिटल सिर्फ एक सर्जन था और GMC में 30 सर्जन थे। और हमारी जो OPD पीक जो OPD थी एट पार विद GMC थी। 1 सर्जन, 2 सर्जन, 1 और 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन, 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 1 आई सर्जन, 2 आई सर्जन, मतलब इतना लेवल का स्टाफ था। लेकिन OPD हमारी बराबर होती थी, इंडोर हमारी सर्विस बराबर, क्योंकि एमरजेंसी में हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होता था डॉक्टर्स, तो एमरजेंसी हमारी काफ़ी कम होती है उनसे मुकाबले। लेकिन OPD हमारी बराबर होती है GMC के, ओनली बिकॉज हमारे पास OPD में काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। इतनी अच्छी टीम मैंने कहीं नहीं देखी। हमारे क्वालिटी एश्योरेंस की वहाँ पर स्पेसिफिकली मैं गीतांजलि जसरोटिया का बोलूँगा, हमारी DIC मैनेजर है, वो इंचार्ज है क्वालिटी एश्योरेंस की।
तो काफ़ी हार्ड वर्कर वो है, तो वो हमारी उसको अवार्ड भी मिला था, उसने वो नेशनल लेवल की वो एसेसर है, शी इज़ ए नेशनल लेवल एक्सटर्नल एसेसर। तो नेशनल एसेसर होते हैं, तो इसी तरह हमारे स्टेट में अराउंड 20 नेशनल एसेसर हैं क्वालिटी के। तो गांधीनगर हॉस्पिटल की अच्छी टीम थी, मुझे सिर्फ मौका मिला एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मुझे मौका मिला उसी टीम को यूटिलाइज करने का। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपकी टीम की, और कोई ऐसा पेशेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें एक पेशेंट ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? हाँ, मैं आपको एक पेशेंट ने मुझे भी ऐसा इंस्पायर किया। मैं आपको बताऊँ क्या था कि एक हमारा नोमैडिक ट्राइब से एक बच्चा था, नोमैडिक ट्राइब से बच्चा था, उसको बचपन से सुनाई नहीं देता था, उसकी 13 या 14 साल उम्र थी। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर मनीष शर्मा हमारे ENT सर्जन है, उस पेशेंट को लेके आए, उसने मेरे पैर छुए, उस लड़के बच्चे ने पैर छुए, तो मैंने उसको कहता इसकी जन्म से ये बहरा था, ही कुड नॉट लिसन, वॉइस चली गई थी, लेकिन डॉक्टर मनीष ने उसको कॉक्लियर इम्प्लांट किया जो गांधीनगर हॉस्पिटल में, उसको अब एक कान से सुनाई देता। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी की आवाज़ सुनी थी। तो सच बताऊँ उसको, उसने मेरे पैर छुए, वो इतना खुश था बच्चा कि उसकी एक सुनवाई। अब उसका सब्सिक्वेंटली 2-4 महीने के बाद दूसरे कान का भी ऑपरेशन होना था, तो हमारे ENT सर्जन ने उसको कॉक्लियर इम्प्लांट, जिसकी वजह जो उसका जन्म से ही एब्सेंट था, ख़राब था उसका, वो इम्प्लांट किया उसका। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बच्चे को ने पहली बार 14 साल के बच्चे ने सुना, ज़िंदगी में सुना कुछ, उसने मेरे पैर छुए, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा वो हादसा। जी डॉक्टर साहब, आई एम श्योर ऐसी चीज़ें बहुत इंस्पायर करती होंगी कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं वो आपको काम करते रहे। डॉक्टर साहब, आपकी डेली रूटीन क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। डेली रूटीन, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, बेसिकली मैं एक्टिव रहता हूँ अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अलावा। शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक क्लिनिक होता है, बाकी जो टाइम है मोस्टली एकेडमिक्स में, हमारे मेडिकल ट्विटर होता है, मेडिकल एप्लीकेशन, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, पर्टिकुलर टीचिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता रहता हूँ। इसके अलावा अब मैं, क्योंकि मेरे को मौका मिल गया है, अब मेरे पास जॉब का वो जो टेंशन ख़त्म हो चुकी है, अब मैं सोशल एक्टिविटीज़ में एज सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो जहाँ कहीं मौका मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशंस मुझे अपने साथ एफिलिएट कर लेती हैं, तो उनके साथ मैं दिन में बिताता रहता हूँ। तो मेडिकल प्लस सोशल प्लस थोड़ा सा अब तो जो इलेक्शन का दौर चल रहा है उसमें मैं पूरे 7 बजे जाके मैंने वोट डाला था। तो ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, तो आई एम ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अब मैं डॉक्टर ही नहीं, एक पार्ट ऑफ सोसाइटी हूँ, तो मैं अपना दिन वैसे ही व्यतीत करता हूँ। सो हर एक एस्पेक्ट ज़िंदगी का उसको प्रॉपर्ली अटेंड करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की आने वाले टाइम के कोरोना जैसे कोई और क्राइसिस आए उसको टैकल करने के लिए? देखो, जब कोरोना का पैंडेमिक आया तो इतनी तैयारी हो चुकी है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, चर्चा में बताया था कि गांधीनगर हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है 2200 LPM है, लेकिन यूज़ हो रही है 700। मतलब ऑक्सीजन इनफ है हमारे पास। इसका मतलब कोई भी पैंडेमिक आए किसी भी तरीका, तो हमारे हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार हैं उसके लिए। सर, लास्ट मिनट में कुछ रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती हैं, जैसे पैंडेमिक आया, जैसे जब कोविड पैंडेमिक हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स की थी, अंडर NHM की थी, जैसे कुछ OT टेक्नीशियंस के, जैसे लैब टेक्नीशियंस, काफ़ी रिक्रूट। तो लास्ट मिनट में उनकी रिक्रूटमेंट हो सकती है टेम्पररी बेसिस पे, कभी भी कोई पैंडेमिक आए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है हॉस्पिटल सारे हमारे, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल पे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे। जी डॉक्टर साहब, शो के एंड में मैं चाहूँगा आप एक मैसेज दें हमारी पब्लिक को, हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ये आपकी जो जितने भी हेल्थ पॉलिसीज़ जो इतनी मेहनत से सरकार ड्राफ्ट करती है, इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि अब जो आने वाला वक्त है ये होलिस्टिक मेडिसिन है, और इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, जो इस वक्त जो चल रहा है पिछले एक साल। जैसे एग्जांपल दूंगा, 2024 की बात, इस साल की बात है कि 3D ह्यूमन ऑर्गन प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन जो हम करते हैं वो काफ़ी शॉर्ट पड़ रहे हैं, 7% डिमांड है, नहीं हो पा रही है। लेकिन पिछले साल कोरिया में एक ऑपरेशन हुआ, एक औरत का विंड पाइप ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट में, उसकी 3D प्रिंटिंग से विंड पाइप तैयार की गई और वो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। तो आने वाला वक्त है 3D प्रिंटिंग ह्यूमन ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन, 78 ऑर्गन्स 2025 तक प्रिंट हो सकते हैं, जैसे हम प्रिंटर में करते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, एक ऑर्गन प्रिंट करने में 2 महीने तक लग जाते हैं, केवल 6 वीक्स लग जाते हैं, लेयर बाय लेयर वो होता है, प्रिंटिंग होती है। इसी तरह रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी हो रही है। तो अब किसी को अगर अफोर्ड कर सकता है, रोबोट के जरिए जो सर्जरी हो रही है वो काफ़ी इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है रोबोट कर रहा है सर्जरी, डॉक्टर ही करता है सर्जरी, लेकिन
डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो कंप्यूटर पे रोबोट को डायरेक्शंस देता है वैसी सर्जरी, पर्टिकुलरली जो कैंसर की सर्जरी है। क्योंकि आने वाले वक्त से आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त ग्लोबल दुनिया में 68% जो डेथ्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? डायबिटीज़, जिसको मधुमेह कहते हैं। दुनिया में 50% डायबिटिक्स इंडिया में है, और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सडन हार्ट अटैक्स, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। उस पर स्ट्रोक, ब्रेन जिसको पैरालिसिस कहते हैं, किडनी डिजीज, जैसे हम मेडिसिन खा के अपनी किडनियाँ खराब कर लेते हैं, तो किडनी डिजीज। और सबसे नई बीमारी आज आ गई है फैटी लिवर। फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से लोगों के लिवर ख़राब हो रहे हैं। और हमारी जो आजकल जंक फूड हम लोग खाते हैं, फास्ट फूड, ये वो, हमारी जो लिवर जो ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ये चीज़ अब नई चीज़ें हैं, और हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग तनाव मुक्त रहें, प्रॉपर स्लीप लें, कम से कम 150 मिनट्स एक्सरसाइज हफ्ते में करें, 30 मिनट डेली कम से कम 5 दिन करें। तभी हमें ये सारी बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सारी स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं और डाइट रिलेटेड होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस हम लोगों ने करने हैं सो दैट ये बीमारियां हमें ना लगें। तो मेरी आप सबसे उम्मीद है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दें और अपने खान पान में करें, और जो मैंने आपको गवर्नमेंट की सुविधा बताई हैं वो करें, और प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आयुष डिपार्टमेंट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन के। तो प्रिवेंशन के साथ साथ आप लोगों को जो भी हमारी फैसिलिटीज़ है, आयुष्मान कार्ड का पूरा इस्तेमाल करें, और क्योंकि और फ्री होकर ऑपरेशन कराएं आपको, जहां डॉक्टर्स करते हैं हॉस्पिटल में। तो एक होलिस्टिक तरीके से आने वाला वक्त है। हम लोगों को बीमारी को ट्रीट नहीं करना है, आपको बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करना है, वहीं से बीमारी नहीं होने देनी है। तो लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, खान पान में चेंज करना है, और बैलेंस्ड डाइट, हरी सब्जियाँ खानी है, और थोड़ा सा फैट कंटेंट कम करना है, ऑयल कम करना है सब्जी में। तो सुबह समय से उठना है, और सैर बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे नींद। तो एक अच्छी नींद जो है, जो WHO की डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो उस डेफिनेशन तभी हम काबिल हो पाएंगे। तो आप सबसे यही है गुजारिश है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़िंदगी में मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर परवीन योगराज जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टूवर्ड्स हेल्थ।